बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम बाब नंबर 2 के मशक़ी सवालात करेंगे। इनमें कसीर इंतखाबी सवालात पहले देखेंगे, इनको समझेंगे भी साथ और इनके जवाबात भी आपको बताऊँगा। उसके बाद जो कुछ सवालात उसने यहाँ मश्क में दिए हुए हैं उनको भी हल करेंगे और इंशाअल्लाह आपको तफसील से समझा भी दूँगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमारा पहला सवाल है वो है कसीर इंतखाबी सवालात, यानी इंतखाबी सवालात हैं। इनको पहले हम यहाँ पर तफसील से समझेंगे और पढ़ेंगे, साथ साथ में समझाऊँगा आपको। और आपको ये पता है कि आपके इम्तिहान में इंतखाबी सवालात आते हैं 10, तो ज़्यादातर जो सवालात हैं वो आपकी जो मश्क है उसमें से आ जाते होते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि एक्सप्रेशन a जमा b डॉट a जमा c डैश के बराबर होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कानून तकसीमी है और कानून तकसीमी के मुताबिक a जमा और आगे ब्रैकेट में b डॉट c हो तो वो इस एक्सप्रेशन के बराबर होता है जो अभी मैंने आपको सवाल में पढ़ के सुनाया। तो इसका जो पहला जवाब है, इंतखाबी जवाब, वो यही लिखा हुआ है a जमा b डॉट c, तो यही दुरुस्त जवाब है। दूसरे नंबर पे उसने लिखा हुआ है a डॉट b जमा a डॉट c, ये तो दुरुस्त नहीं है। तीसरे पे लिखा हुआ है a डॉट b डॉट c, ये भी नहीं है। और चौथे पे a जमा b जमा c, ये भी नहीं है। तो पहला जो है वो दुरुस्त जवाब है। नंबर 2, डैश कानून में वेरिएबल्स की तरतीब ज़रूरी नहीं होती। बूलियन अलजबरा के कवानीन में एक हमने कानून पढ़ा था जिसमें वेरिएबल्स की तरतीब अगर हम तब्दील कर दें, एंड ऑपरेटर हो या और ऑपरेटर हो, यानी डॉट हो या जमा हो, इन दोनों सूरतों में अगर हम इनकी जो तरतीब है और जगह है वो तब्दील कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस कानून का नाम था कम्यूटेटिव लॉ अंग्रेज़ी में, और इसको उर्दू में हमने पढ़ा था कानून मुबादला। तो इसका जो पहले नंबर पे जवाब लिखा हुआ है वो है कानून तलाज़ुम, तो ये तो नहीं है। दूसरे नंबर पे कानून मुबादला लिखा हुआ है तो यही सही जवाब है। तीसरे पे कानून तकसीमी है, वो तो हमने भी ऊपर पढ़ा जो पहला सवाल था उसमें। और चौथे नंबर पे है ज़रबी और जमई ज़ाती कानून, तो ये भी नहीं है। तो दूसरा जो है कानून मुबादला यानी कम्यूटेटिव लॉ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 3, बाहर सर्दी है। एक इबारत लिखी, एक जुमला लिखा हुआ है, ये एक डैश है। बाहर सर्दी है, ये जुमला है, ये क्या है? पहले नंबर पे है बूलियन प्रीपोजिशन, दूसरे नंबर पे है मॉरल प्रीपोजिशन, तीसरे नंबर पे है कि दोनों एक और दो, यानी पहला और दूसरा जवाब क्या है, दोनों दुरुस्त हैं। और तीसरे नंबर पर ये जवाब लिखने के बाद चौथे पे लिखा हुआ है कोई भी नहीं, यानी इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह का जुमला हो जिसका जवाब दुरुस्त या गलत ही होगा, कोई तीसरा जवाब नहीं होगा, तो ऐसा जो जुमला है उसको हम बूलियन प्रीपोजिशन कहते हैं। तो बाहर सर्दी है, अगर तो बाहर सर्दी होगी तो ये दुरुस्त है, अगर नहीं होगी यानी गर्मी होगी तो ये दुरुस्त नहीं होगा, यानी गलत होगा। तो इसे हम ट्रू और फॉल्स से भी ज़ाहिर करते हैं और येस नो से भी ज़ाहिर करते हैं दुरुस्त और गलत को। तो इसका जो पहला जवाब है वो दुरुस्त है। नंबर 4, बाइनरी सिस्टम में 17 डैश के बराबर होता है। अब इसको हमें हल करना पड़ेगा कि 17 जो है इसको हमने तब्दील करना है किसमें, सनाई में, यानी बाइनरी में। अब हमें पता है कि ये 17 अशारी है और इसको हमने तब्दील करना है बाइनरी में यानी सनाई में। तो अशारी से बाइनरी में कैसे करते हैं हम, सादा सा इसका काम है कि जो अशारी होता है उसको हम 2 से तकसीम कर देते हैं, जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं। एलसीएम ले लेंगे उसका, तो इसको हम हल करेंगे। 2 को अगर हम 8 से ज़रब दें तो ये बनता है 16। तो पीछे जो रिमाइंडर है, जो हासिल बाकी है, वो क्या आ गया, 1। तो 1 आ गया, हमने लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर करना है 2 को 4 से ज़रब देना है तो 8 आ जाएगा, तो हासिल बाकी 0 आ गया, इसको लिख दिया। फिर 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 आ गया, तो फिर हासिल बाकी 0 है, उसको भी लिख दिया। और फिर 2 को 1 से ज़रब किया तो 2 आ गया, तो फिर 0 बच गया। तो ये आपके पास बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखेंगे इसको उल्ट, तो ये बनेगा 1 0 0 0 1। तो इसमें देखते हैं कि ये जो 4 जवाबात हैं इनमें 1 0 0 0 1 कहाँ पर मौजूद है, तो ये तीसरे नंबर पर मौजूद है, 1 0 0 0 1। तो तीसरा जो जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा ये गलत हैं। नंबर 5, पीटाबाइट डैश के बराबर होता है।
ये जो पीटा बाइट है ये किसके बराबर है? तो अब आपको पता होना चाहिए कि पीटा बाइट जो है वो कितने बाइट के बराबर होता है। यहाँ पर उसने पहले नंबर पे लिखा हुआ है 1024 की ताकत 4 बाइट, दूसरे नंबर पे 1024 की ताकत 6 बाइट, 1024 की ताकत 5 बाइट और 1024 की ताकत 7 बाइट। तो तीसरा जो जवाब है वो दुरुस्त है, 1024 की ताकत 5। ये हमने वो टेबल पढ़ा था यूनिट का, तो उस यूनिट में हमने ये पढ़ा था कि जो पीटा बाइट है पीबी वो 1024 की ताकत 5 बाइट के बराबर होती है। नंबर 6, हेक्साडेसिमल में डैश नंबर होते हैं। हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं? हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 15 तक नंबर होते हैं, यानी ये बनते हैं कुल 16। लेकिन इसमें 0 से 9 तक तो उसी तरह से सादे नंबर ही हम लिखते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो उनको हम हरूफ तहजी से लिख देते हैं, उसे हरूफ तहजी से ज़ाहिर करते हैं 15 तक। यानी अगर 10 है तो उसको हम ए लिखते हैं, 11 है तो उसको हम बी लिखते हैं, 12 है तो उसको हम सी लिखते हैं, 13 है तो उसको हम डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं और 15 को एफ़ लिखते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये 0 से लेके एफ़ तक हुआ, एफ़ से मुराद 15 तक, तो 0 से 15 तक ये कुल 16 नंबर बनते हैं। तो इसका जवाब है दूसरे वाला 16 इसमें लिखा हुआ है, पहले में 17 है, तीसरे में 18 है, चौथे में 15 है, तो ये दुरुस्त नहीं है। दूसरा जो है उसमें 16 लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। अब ये कुछ सवालात हैं और इनमें कुछ सवालात ऐसे हैं जो हल होने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। पहला सवाल है 69610 और इसकी जो बेस लगी हुई है वो है 10। इसको हेक्साडेसिमल में तब्दील करना है, यानी आशारी से हेक्साडेसिमल करना। और ये सवाल हम पहले ही कर चुके हैं, आपके बाब में भी ये सवाल मौजूद था, तो तब मैंने आपको ये सवाल करवा दिया था, तो इसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उस लेक्चर में आप अगर देखें जिसमें आशारी से हमने हेक्साडेसिमल किया, तो ये वाला सवाल हमने पहले से किया हुआ। नंबर 2 है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस में फ़र्क करें। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस, वोलेटाइल जो स्टोरेज है ये आर्जी होती है और नॉन वोलेटाइल जो है ये मुस्तकिल होती है। वोलेटाइल जो है इसकी रफ़्तार तेज़ होती है, जबकि नॉन वोलेटाइल की रफ़्तार कम होती है। वोलेटाइल जो है इसका साइज़ कम होता है, जबकि नॉन वोलेटाइल का साइज़ ज़्यादा होता है। वोलेटाइल की मिसाल में हमारे पास रैम आती है और नॉन वोलेटाइल की मिसाल में हमारे पास हार्ड डिस्क आती है। नंबर 3 है अपने कंप्यूटर में लफ्ज़ फ़ोन एड्रेस 7003 पर महफूज करें, जबकि हर एक हर्फ एक बाइट जगह लेता है। कंप्यूटर मेमोरी पर किस एड्रेस में कौन सा लफ्ज़ आएगा ये हमने बताना है। तो इसको हल करते हैं। देखें पहले इसको समझते हैं ज़रा, इस इबारत को आपने पहले समझना है। एक लफ्ज़ है फ़ोन, इसमें आप देखें पी जो है ये बड़ा हर्फ है, फिर एच है, ओ एन ई ये छोटे हर्फ हैं, छोटे हरूफ हैं ये। उसके बाद है एड्रेस, वो कहता है कि फ़ोन जो है ये लफ्ज़ फ़ोन जो है ये किस एड्रेस पे महफूज हो रहा है 7003। और ये कौन सा एड्रेस है? ये हमारे कंप्यूटर की जो स्टोरेज है, मेमोरी है, उसका एड्रेस है, ये उस पर स्टोर हो रहा है, यानी महफूज हो रहा है। अब हर एक हर्फ, जितने भी हर्फ हैं वो एक एक बाइट की जगह लेते हैं कम से कम, यानी 8 बिट्स की जगह लेते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो देखना होगा कि ये जो हरूफ हैं जिनमें पी है, एच है, ओ एन ई, इन सब के फ़र्दन हमने आस्की कोड देखने हैं और आस्की कोड को देखते हुए हमने इनको तब्दील करना है सनाई में। और क्योंकि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो स्टोरेज होती है, उसमें हमारा डाटा सनाई में जाकर स्टोर होता है, यानी बाइनरी में जाकर महफूज होता है कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान में, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो अब एड्रेस उसने मैं बताया हुआ है, तो हर एक हर्फ जो है वो अगले अगले एड्रेस पर महफूज होता चला जाएगा। इसका टेबल आपके सामने, सबसे पहला जो कॉलम है वो है अल्फ़ाबेट्स का, दूसरा है आस्की कोड का, तीसरा है बाइनरी और चौथा है एड्रेस का। तो अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास पहला जो है वो बड़ा पी है, इसका आस्की कोड होता है 80। अब 80 को जब हम सनाई में तब्दील करेंगे तो बड़ा आसान तरीका है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि आप इसको 80 जो है इसको तकसीम करेंगे 2 से, तो ये आपके पास बाइनरी आ जाएगी। और बाइनरी जब आएगी तो आपके पास 7 बिट्स होंगे। तो चूंकि उसने कहा है एक बाइट की जगह इसमें लेनी है कम से कम, तो आपने इसके साथ एक 0 लगा देना है इसकी बाईं जानिब।
जब एक सिफर लगाएंगे तो ये 8 बिट्स में पूरा हो जाएगा, यानी 1 बाइट बन जाएगा। और ये जो P है, इसकी जो हमने सनाई निकाल ली है, बाइनरी निकाल ली है, इसका एड्रेस क्या है 7003। उसके बाद H आता है, छोटा h चाहिए, इसका ASCII कोड होता है 104। इसको भी तब्दील करेंगे उसी तरह से 2 से इसको तकसीम करके इसको तब्दील करेंगे बाइनरी में, और इसके भी हमारे पास जो बिट्स बनेंगी वो 7 हैं। तो एक सिफर लगाकर इसको हम 8 बिट्स में तब्दील करेंगे, ये 1 बाइट बन जाएगा। और इसको स्टोर करने के लिए, यानी इसको महफूज करने के लिए जो कंप्यूटर का एड्रेस चाहिए, जो कंप्यूटर का एड्रेस मेमोरी का चाहिए, वो है 7004। यानी एड्रेस जो है उसमें एक एक का आपने इजाफा करते जाना है, बस ये बहुत ही सिंपल सा काम है। उसके बाद आता है O। तो जो छोटा O होता है इसका ASCII कोड है 111, और 111 को जब आप बाइनरी यानी सनाई में तब्दील करोगे तो आपके सामने ये 7 बिट्स आ जाएंगे, 1 1 0 1 1 1 1। तो इसको 8 पूरा करने के लिए इसके बाईं जानिब 1 सिफर लगा दिया आप। तो इसका एड्रेस जो है वो अगला होगा 7006। उसके बाद है E, और E का जो ASCII कोड है वो है 101। तो इसकी बाइनरी ये है 1 1 0 0 1 0 1। तो ये भी 7 हैं, तो 1 सिफर लगाकर इसको मुकम्मल कर दिया। और बाइनरी कैसे करते हैं आपको पता है, कैसे निकालते हैं, 2 से इसे तकसीम करेंगे और जो हासिल बाकी है वो लिखते चले जाएंगे। और इसका जो एड्रेस है वो होगा 7007, यानी एक एक आपने एड्रेस में इजाफा करते चले जाना है। तो ये आपके पास जो सवाल था जो हमने पढ़ा अभी, इसका जवाब है। उसके बाद है हमारे पास नंबर 4, आर्जी और मुस्तकिल स्टोरेज डिवाइसेस में फ़र्क करें। अभी जो दूसरा सवाल हमने पढ़ा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस में फ़र्क करें, ये वही वाला सवाल है। आपको पता है कि वोलेटाइल को हम आर्जी मेमोरी कहते हैं और नॉन वोलेटाइल को हम मुस्तकिल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो बात एक ही है, जो मैंने आपको वोलेटाइल के बारे में पढ़ाया था वो आपने आर्जी में लिख देना है, और जो आपको मैंने नॉन वोलेटाइल के बारे में पढ़ाया था उसको आपने मुस्तकिल के अंदर लिख देना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वैसे ही आपने लिख देनी है। नंबर 5 है एक्स एंड वाई के लिए ट्रूथ टेबल बनाएं। एक्स और वाई इनके लिए ट्रूथ टेबल बनाना है, लेकिन इनके दरमियान में जो लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है वो है एंड। और एंड जो है आपको पता है कि उसमें हमारे पास जो जवाब है, जो ट्रुथ वैल्यू है इस कंपाउंड प्रीपोजिशन की, वो ट्रुथ वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ तब दुरुस्त आती है जब दोनों प्रीपोजिशन जो हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से, वो दोनों दुरुस्त होंगी तो फिर ही दुरुस्त आएगा। एक भी अगर गलत हो गई, दोनों गलत हो गई, तो फिर जो आखिर में जवाब है वो भी गलत होगा। जबकि x बराबर है आज बारिश है और y बराबर है आज सोमवार है। तो इसका सादा सा आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। आप इसको एक और सिफर लिख कर भी ज़ाहिर कर सकते हो, या आपको x की जगह पर जो है पूरी इबारत लिखनी होगी, जुमला लिखना होगा, आज बारिश है, आज सोमवार है, इस तरह से करके। तो बेहतर ये है कि जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ इस तरह का आपने बनाना है। x की जो कीमत आप लिखेंगे वो पहले होगी 0011 और y की कीमत होगी 0101। तो इसके लिए जो हमारे पास इस कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी x डॉट वाई यानी x एंड y, इसके लिए जो हमारे पास जवाब आएगा वो 1 यानी ट्रू यानी दुरुस्त तब होगा जब x और y ये दोनों प्रीपोजिशन दुरुस्त हैं। एक भी गलत हो गई तो जवाब गलत हो जाएगा। तो पहले तीनों जो कतारें हैं उनमें 0 लगाना है और आखिर में 1 लगा दिया। यहाँ पर x से मुराद ये है कि आज बारिश है और y से मुराद है आज सोमवार है। तो सबसे पहले जो x की कीमत है वो 0 है और y की भी 0 है। इसका मतलब है कि आज बारिश नहीं है और आज सोमवार भी नहीं है। तो बारिश भी नहीं है, सोमवार भी नहीं है, तो इस कंपाउंड प्रीपोजिशन का जो जवाब है वो गलत होगा, यानी 0 आएगा, क्योंकि दोनों ही गलत हो गए। उसके बाद x की जो कीमत है वो 0 है और y की कीमत जो है वो 1 है, यानी y जो है वो दुरुस्त है। तो ये बनेगा आज बारिश नहीं है लेकिन आज सोमवार है। तो एक तो गलत हो गया ना, आज बारिश नहीं है गलत हो गया। इसका मतलब है कि जो कंपाउंड प्रीपोजिशन का जवाब होगा वो होगा गलत। उसके बाद x की कीमत जो है वो 1 हो गई है, यानी x दुरुस्त है और y जो है वो गलत है। तो ये है आज बारिश है लेकिन आज सोमवार नहीं है। तो एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसमें एक भी गलत हो गया तो जवाब गलत हो जाएगा। तो इस बार y गलत है, आज सोमवार नहीं है, तो इसका जो जवाब है वो 0 आया। और उसके बाद x की कीमत भी 1 और y की भी 1 लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि x जो है वो भी दुरुस्त है, y भी दुरुस्त।
इसको आप ट्रू फॉल्स से भी ज़ाहिर कर सकते हो। तो आज बारिश है, आज सोमवार है, आज बारिश भी है सोमवार भी है, तो जब दोनों दुरुस्त होंगे तो आपका जवाब भी दुरुस्त होगा। तो इस तरह से इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। क्योंकि उसने हमें सवाल में ट्रुथ टेबल ही बनाने को कहा था, तो हमने लिखना एक्स वाई ही है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको एक्स और वाई के सामने जो प्रीपोजिशन जिसके बराबर हमने एक्स और वाई को रखा हुआ है वो भी साथ साथ बता दी है कि कौन सी कहाँ पर दुरुस्त होगी और कौन सी कहाँ पर गलत होगी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास इसका अगला सवाल भी है और जिसमें खाली जगह पूर्ण करें, और फिर दो सवालात हैं जिसमें आपने एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में तब्दील करना है, वो हम इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पहले 2 मश्की सवालात हल कर लिए। इनमें हमने कसीर इंतखाबी सवालात के जवाबात देखे और उनको साथ में समझा भी। मैंने आपको तफसील से बयान कर दिया कि किसका जवाब क्या है और क्यों है। इसके अलावा हमने कुछ सवालात थे जो मश्क में मौजूद थे, उनको भी पढ़ा और उनके जवाबात भी देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।